अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात बख़ैर होंगे। कल के दर्स में हमने देखा था कि टट की मम्मी को क्रेटर ने डिस्कवरी की थी और उसके तकरीबन 40 साल के बाद एनाटॉमी प्रोफेसर ने उस मम्मी को एक्सरे किया और उस एक्सरे में इस बात का जायज़ा लिया था कि टट की मम्मी के छाती की हड्डी और पिछली की हड्डियां मिस हो गई थी या गायब थी। आज के पैराग्राफ में एक्सरे के बाद जो दूसरा रिसर्च है सीटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसकी मदद से मम्मी के चेकअप किया गया और उसके बारे में कुछ मज़ीद जानकारी हासिल की गई। उसी का तज़किरा इस पैराग्राफ में कहते हैं टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी or CT by which hundred of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body। आज शुआओं या लहरों की मदद से जांच कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन के जरिए से की जा सकती है। डायग्नोस्टिक का मतलब जांच होता है, इमेजिंग का मतलब यहाँ पे है शुआ या लहरों की मदद से तस्वीर बनना। तो शुआओं यानी रोशनी या लहरों की मदद से जांच कंप्यूटिंग टोमोग्राफी या सीटी स्कैन की मदद से की जा सकती है, जिसमें होता क्या है, बाय जिसके जरिए हंड्रेड ऑफ एक्सरेज सैकड़ों एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन में आर पुट टुगेदर एक साथ रखे जाते हैं लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड के टुकड़ों के तरीके से, इसलिए टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। थ्री डायमेंशनल का मतलब जेहत, तीन जेहती वर्चुअल बॉडी का मतलब होता है वो जिस्म जो खारिज में मौजूद ना हो। तो तीन जेहती खारिज जिस्म की तरीके से बनाने के लिए सीटी स्कैन की जांच की जाती है। What more would a CT scan can reveal of that than the X-rays? आगे एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि जब सीटी स्कैन की मदद से जांच की जाएगी तो इस जांच में क्या मिलेगा? जो एक्सरे की मदद से जांच किया गया था, क्या उससे ज्यादा कुछ आउटपुट मिल सकता है? तो कहते हैं व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टेट देन एक्सरे। एक्सरे के मुकाबले में सीटी स्कैन टेट के बारे में और मजीद क्या जानकारी देंगी? रिवील मतलब वाजे करना। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और क्या दो वो जो बड़े क्वेश्चन है उसके वो जवाब मिल सकते हैं जो अभी भी उसके बारे में टाल मटोल हो रहा है। लिंगरिंग मतलब ताखीर करना, जो उसके बारे में टाल मटोल किया जा रहा है। हाउ, और दो क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ही डाई, टट कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड ही वाज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसकी मौत के वक्त उसकी उम्र कितनी थी। इन दोनों सवालात के जवाब क्या सीटी स्कैन से मिल सकते हैं, और एक्सरे की मदद से जो मालूमात हासिल हुई थी क्या उन मालूमात में सीटी स्कैन की जांच से इजाफा हो सकता है। ये तीन तरह के क्वेश्चंस हैं जो सीटी स्कैन से क्या मिल सकता है उस पर राइटर ये तीन क्वेश्चन पुट अप किया है। किंग्स टट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। डिमाइज मतलब मौत, डेथ। बादशाह टट की मौत शाही मेयार के मुताबिक भी बहुत अहम मसला था। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। वो अपने खानदान का आखिरी आदमी था, यानी सबसे छोटा था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ डायनेस्टी। और उसकी तज्जियो तकफीन यानी उसकी मौत उसकी पूरे नस्ल की मौत थी, यानी अब उसके बाद उसका खात्मा होना था। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear। लेकिन उसके मौत के चीजें
या उसके बाद की यानी मौत के बाद जो नताइज हैं, आफ्टर मैट, मौत के बाद का नतीजा, और अनक्लियर, ये वाज़ेह नहीं है। उसके बाद के पैराग्राफ में अब कुछ टट की हिस्ट्री या उसके तारीख के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। ये कहते हैं अमेनहोटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, was a powerful pharaoh who ruled for almost four decades at the height of 18 dynasties golden age. अमेनहोटेप थर्ड, ये टट के फादर हैं या टट के ग्रैंडफादर हैं। कहते वाज अ पावरफुल फेरो, फेरो मतलब बताया था फिरौन, एक ताकतवर मिस्री बादशाह या फिरौनी बादशाह था जिन्होंने तकरीबन 4000 साल तक हुकूमत की थी। हुकूमत जो की थी वो हुकूमत की सिफत क्या थी, किस क्वालिटी की हुकूमत की थी, तो कहते हैं एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, 18वीं पुश्त पे एक सुनहरे जमाने में अच्छी हुकूमत की है। एट द हाइट ऑफ एंड एट द टॉप ऑफ, अच्छी हुकूमत की है कब, एट ऑफ 18th डायनेस्टी, 18वीं अपनी सल्तनत में, ऑफ गोल्डन एज, और उनका जो हुकूमत करने का जो वक्त रहा है वो कहते हैं वो सुनहरा मौका रहा है। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strongest period in the history of ancient Egypt. एमेनहोटेप थर्ड की जब मौत हो जाती है तो उनका लड़का है, उनके लड़के का नाम है एमेनहोटेप। ये एमेनहोटेप फोर सक्सीडेड हिम यानी उनके जानशी बनते हैं, एंड इनिशिएटेड और वो आगाज करते हैं, वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, कदीम मिस्र की तारीख में अजीब गरीब पीरियड्स या जमाने में से किसी एक जमाने का वो आगाज करते हैं। द न्यू pharaoh promoted the worship of the Aten the sun disk. ये न्यू pharaoh यानी नया फिरौन ने प्रोमोटेड तरक्की देना, द वर्शिप ऑफ द एटन, एटन की इबादत की तरक्की दी। और ये एटन कौन था, ये द सन डिस्क यानी सूरज, यानी एमेनहोटेप ने सूरज की इबादत कराना शुरू कर दिया। चेंज हिज नेम टू एखेनटन, और उसने अपना नाम जो है एखेनेटन बदल लिया। तो नाम पहले था उनका एमेनहोटेप, जब उन्होंने एटन की इबादत कराना शुरू कराया। एटन का मतलब क्या है, सूरज है। जब सूरज की परस्तिश कराना इन्हें शुरू किया तो उन्होंने एमेनहोटेप से नाम बदल करके दूसरा नाम रख लिया उन्होंने, एकेन एटन। एकेन एटन का मतलब क्या होता है, तो लिखते हो सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन का गुलाम। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द तिबेस टू द न्यू सिटी ऑफ एखेंटे, और उन्होंने अपने मजहबी कैपिटल जो कि पुराने शहर दिबस में था उसको नए शहर एखेंटन में तब्दील कर दिया, जिस एखेटेटन का नाम अमारन या अमरना के नाम से भी जाना जाता है। His further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. और दूसरा काम उन्होंने क्या काम किया, एक तो सूरज की परस्तिश कराना शुरू कर दिया, और मजीद उन्होंने पूरे मुल्क को आमून पे अटैक करके हैरत में डाल दिया या सदमे में डाल दिया। आमून कौन था, ये आमून उनका एक बड़ा देवता था। कैसे हैरत में डाला, स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनके बूतों को तोड़ करके, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके मंदिरों को बंद करके। इस तरीके से वहां के लोग जो आमुन के पुजारी थे उनको हैरत में या सदमे में डाल दिया। कहते इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बड़ी खतरनाक वक्त रहा होगा। ये खतरनाक वक्त किसने कहा सेड रे जॉनसन। इस बात का इजहार रे जॉनसन ने किया। और ये जो रे जॉनसन कौन थे,
डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशियंट थीबेस। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर जो कि लग्जर में वाक़ है और ये कदीम थीबेस शहर में है, वहां के वो डायरेक्टर थे। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। अब वो खानदान जिसने सदियों से हुकूमत किया था, अब उसका इख्तिताम होने जा रहा था। और देन एखेंटन वेंट अ लिटिल वैगी, और ये जो एखेंटन नामी बादशाह था वो थोड़ा संकी भी हो गया था, पागलपन सवार था उस पे। ये पागलपन सवार या संकी होने का मतलब इस तरह दिया रहा, उन्होंने एक तो माबूद को बदल दिया, दूसरे के माबूदों की तोड़फोड़ कर दी, प्लस कैपिटल बदल दी, और मजीद उनके मंदिरों को बंद कर दिया, उनके देवताओं को तोड़-फोड़ कर दिया। इस तरीके से उन्होंने इजहार किया कि ये बादशाह थोड़ा संकी हो गया था, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था। आफ्टर एखेंटन डेथ, अब इनकी मौत के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर नेम इसमेन खेयर अपीयर ब्रीफली, एक पुरस्कार बादशाह जिसका नाम इसमेन खेयर था, अपीयर ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए वो आया, एंड एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस। हार्डली अ ट्रेस का मतलब बगैर किसी अच्छे काम के, बगैर कुछ काबिले एतबार या कोई कोई अहम काम किए बगैर वो रुखसत भी हो गया है। एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस, ट्रेस का मतलब मार्क, निशान, तो किसी अहम काम के बगैर वो रुखसत भी हो गया। देन अ वेरी यंग टटन खातन टुक द थ्रोन, टटन खातन तख्तनशी हुआ, जिस किंग टट एज ही वाज वाइडली नोन टुडे, जिस टटन खातन को आज के वक्त में टट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सुन चेंज हिज नेम टू टटन खामून, उन्होंने खातन के नाम से टटन खामून के नाम से अपना नाम बदल लिया। और ये नाम क्या था, कि इसका नाम का मतलब क्या है, लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून का जिंदा तस्वीर। यानी अपने एतकाद और अपने अकीदे में जो इससे पहले के बादशाह ने जो सूरज की परस्तिश की थी और पहले का जो माबूद था उसको चेंज कर दिया था, उन्होंने फिर अपने आबा व अजदाद के मुताबिक फिर पलट गए और अमुन की परस्तिश कराना लगा और अपने आप को दावा किया कि मैं अमुन का लिविंग इमेज हूँ, यानी उनका अवतार बन करके आया हूँ। एंड ओवरसा रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड एज, और जो पुराने तौर तरीके थे उनको बहाल करने का ऑर्डर दे दिया। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. तकरीबन उन्होंने 9 साल हुकूमत की और अचानक उनकी मौत हो गई। Regardless of his fame and speculation about his fate, कतई नजर उनके शोहरत के और उनकी तकदीर की कुछ खास बातों के, टट इज वन ऑफ द ममी एमंग मेनी इन इजिप्ट, इजिप्ट के में बहुत सारे ममीज थे, उन ममीज में से एक मम्मी टट की भी थी। हाउ मेनी, कितने ममीज उस वक्त पाए गए थे, नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता। द इजिप्शियन ममीज प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फॉर एंड इज स्टिल काउंटिंग। कहते हैं कि इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट जिसने 2003 के आखिर में ममीज का रिकॉर्ड करना शुरू किया, इन्वेंट्री का मतलब होता है रिकॉर्ड कीपिंग, तो 2003 के आखिर में जब उनका रिकॉर्ड करना शुरू किया, उन्होंने तकरीबन 600 ममीज का रिकॉर्ड किया है अब तक, एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी रिकॉर्डिंग जारी है। द नेक्स्ट फेज, इसके बाद जो अगला मरहला था, स्कैनिंग द ममीज विद द पोर्टेबल सीटी स्कैन। पोर्टेबल का मतलब होता है जिस मशीन को आप एक जगह फिक्स ना करें बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे ले जाकर के आप उसको यूज कर सकें। तो ऐसी चीजें जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुमकिन हो और आसानी से ले जाया जा सके, वैसे डिवाइसेज या वैसे मशीन को पोर्टेबल बोलते हैं। जैसे मोबाइल, ये पोर्टेबल डिवाइस है जो कैन बी यूज एनीवेयर।
तो स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन, पोर्टेबल सीटी मशीन की मदद से ममीज का स्कैनिंग करना था। और ये पोर्टेबल सीटी मशीन कहाँ से आई थी, तो उसके बाद कहते हैं डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर, जिसे नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस ने इसको डोनेट किया था। और इस मशीन के बनाने वाले सीमेंस थे। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, जितने ममीज थे उनमें से सबसे पहला ममी जो था वो टट का था, जिसको स्कैन किया जाना था। आगे लिखते हैं इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, क्या कहते हैं जैसे जिंदगी में ये टट एक अच्छा बादशाह माना जाता था, वैसे ही मरने में भी उसको सबसे आगे रहा, क्योंकि जितने ममीज थे उन ममीज में सबसे पहले जो स्कैनिंग होनी थी वो टट की होनी थी। तो कहता है मौत में जैसे कि जिंदगी में मूविंग रीगली शाही तौर से बड़ी शान शौकत से, मूविंग अहेड आगे को जाने वाला था, ऑफ हिज कंट्रीमैन अपने मुल्क वालों से। तो जैसे वो अपनी जिंदगी में सारे लोगों में आगे था, वैसी मौत में भी उसकी वो अवलियत और फौकियत बाकी रही। अब आगे के पैराग्राफ में सिटी स्केट कैसे किया गया और उसमें क्या हकीकत सामने आई है उसका तस्करा करेंगे, जिसे हम इंशाअल्लाह कल के सबक में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।